स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा रिलेटेड है वर्क एंड एनर्जी से। और ध्यान रखिएगा इसके न्यूमेरिकल्स भी हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और एग्जाम में स्पेशली मेंशन करके पूछा जाता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मेंशन कर रखा है आपको कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही लगाना है तो उसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग वर्क को लेके। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, या हम बैठे मोबाइल में कुछ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं कि ये सारा का सारा क्या है कि हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो ये सारी चीजें जो है वो वर्क एज अ वर्क कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, तो फिजिक्स के टर्म में अगर हम वर्क की बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। नॉर्मली जो हम वर्क को बोलते हैं दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स is defined as the product of the force and the distance moved in the direction of the force. ध्यान रखिएगा, production of the this is the multiplication of the force and the distance travel in the direction of the force. उसका multiplication जो होगा वो हमें force की वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे सपोज करिए कोई भी एक ब्लॉक है और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, कुछ देर के लिए हम इसको स्मूथ सरफेस ही मान लेते हैं। अभी द फोर्स दैट वन इज ओनली एक्टिंग इज कैपिटल P और इसकी वजह से ये मूव कर रहा है। सपोज करिए t इक्वल टू 0 पे इसकी ये कंडीशन थी, ये पॉइंट A पे था और t इक्वल टू t सेकेंड्स पे जाके ये किसी पॉइंट B पे पहुंच गया और जिसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना s, लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर इसके थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे दैट इज s। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे वर्क की वैल्यू देगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखें, यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टल ना होके एक क्या है पर्टिकुलर एंगल पे हमने उसको लगा रखा है दैट इज थीटा डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसके दो कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में मिलता है। जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर हम देखें दैट वन इज p sin थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि उस कंपोनेंट की वजह से कोई भी वर्क डन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस p cos थीटा जो इसका p का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो देखें और साथ में देखेंगे हम A टू B अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्क डन हम देते हैं दैट इज p cos थीटा इनटू s। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी दिस पर्टिकुलर केस के लिए। अब सपोज करिए कि कोई एक फोर्स सिस्टम है जिसपे या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, इसी ब्लॉक पे कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, P1 P2 P3। सम ऑफ देम आर कंप्रेसिव एंड सम ऑफ देम आर टेंसाइल। ऑलरेडी हम लोग कई बार इस तरीके के सिस्टम्स की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये फोर्स का, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा इस ब्लॉक में मूवमेंट हमें मिलेगा। तो हमने बोला कुछ देर के लिए कि इसका जो रिजल्टेंट है इन सारे फोर्सेस का जिसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इसी तरीके से तो हम बात कर सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक कैपिटल S का, वहां से हम वर्क डन की वैल्यू लिख सकते हैं दैट R into S। तो इस तरीके से हम ये तीन डिफरेंट केसेस के लिए हम बात कर सकते हैं कि वर्क डन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। और वैसे अगर आप चाहें तो एक जनरल इक्वेशन के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखें तो वर्क डन इक्वल टू सिंपली F into S, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, हम यहाँ पे P बोला है तो हम P बोल देते हैं, इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कई सारे लोग इस फॉर्मूले को सिंगल यूटिलाइज करते हैं। अगर हम तीनों केसेस को एक साथ देखना चाहें तो इसमें बात कर सकते हैं जितने भी फोर्सेस जैसे P और S हैं, यहाँ पे P और S के बीच का एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारे पास 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट तो P cos थीटा के टर्म में ही है तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे जो रिजल्टेंट है और S के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो वहां से हम बात कर सकते हैं सिंपली जो रिजल्टेंट हमारा रहेगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है, तो वो हमारा सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो वहां से हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे दैट इज दी R into S। ध्यान रखिएगा ये R क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है P1 P2 और P3 का। अब हम बात करते हैं इसके वर्क डन की यूनिट्स को लेके। यूनिट नॉर्मली हम वर्क को हम बोलते हैं दैट इज जूल या किलो जूल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं, अगर मैं ये फॉर्मूला चेक करूँ दैट P into S, तो सिंपली हमारे पास लोड जो होता है उसको हम न्यूटन में देते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, तो न्यूटन मीटर यानी कि 1 जूल जो होता है दैट इज न्यूटन मीटर। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सिंपल सी बात है, अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और उसके ऊपर अगर 1 ब्लॉक जो है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है तो जो वर्क डन हमें मिलता है दैट इज 1 जूल। तो 1 जूल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी को लेकर। एनर्जी हमारे पास क्या होती है दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए
ठीक है, कह सकते हैं कि हम उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉरी, कुछ हमें कह सकते हैं कि वन काइंड ऑफ थिंग जो हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज दी एनर्जी, उसी की वजह से हम किसी काम को कर सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे वो। तो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम लोगों ने देखा भी है प्रैक्टिकली, हम लोग काफी पहले से सारी चीजें पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, ठीक है, अपने बेसिक लेवल से भी, कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जीज होती है। जैसे हम बात करते हैं हीट एनर्जी की, जैसे हम किसी स्टोव को जलाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसे हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं, लेकिन इनमें से स्पेशली जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स को लेकर, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। और इस मैकेनिकल एनर्जी के भी दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिनको मैकेनिकल में हम लोग या कह सकते हैं मैकेनिक्स में हम यूटिलाइज करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं पे बेस हमारे आगे की तरफ जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ऑब्जेक्ट में उसकी स्टेट की वजह से, सम क्या है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सपोज करिए किसी रेफरेंस से अगर किसी हाइट पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ सरफेस से अगर ये h हाइट पे, तो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी इस टाइम पे, दैट इज दी जो हम लिखते हैं दैट सिंपली mgh, जहाँ पे अगर w की बात कर रहे हैं तो m/g हमारे पास w हो जाएगा, और हाइट हमारे पास h है, तो वहां से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं mgh के टर्म में, या हम इसको सिंपली w into h के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट w into h, और w को आप mg से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस वन इज mgh। ध्यान रखिएगा ये जो h है हमारे पास, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें रेफरेंस, जिस रेफरेंस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज करो कि मैं ग्राउंड से बात करी कि बिल्डिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो हाइट हमारे पास कितना h। वहीं पे अगर मैं रेफरेंस क्या ले लूँ, इसी हाइट पे जाके रेफरेंस की बात करूँ, उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी h हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम वहाँ पे 0 बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स जब वो मोशन में होते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा भी हमने यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे सपोज करिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लीनियरली मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय द हाफ mv²। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन में है और वो v मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² से। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे हम व्हील रोटेशन की बात करते हैं, या डिस्क रोटेशन की बात करते हैं, या पुली अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, या कोई लिंक जो है वो अपने किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट कह सकते हैं, अगर वहां पे हिंज है तो वो रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ i⍵² से, जहां पे हम ओमेगा जो है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और आई जो है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर आप दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो इससे पहले हमने कई बार डिस्कशन भी किया है कि ट्रांसलेशन में जो इंपॉर्टेंस मास की होती है वही रोटेशन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है। इसी तरीके से जो लीनियर वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस होती है हमारे ट्रांसलेशन में, वही रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, जस्ट सिमिलर ही है, दिस इज हाफ mv² एंड दिस इज हाफ i⍵²। अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर जो है, कुछ लोग इसको पावर भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट मैं इसको पावर पढ़ता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होगा। बट पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट से, और जिसको हम बोलते हैं डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज दी वॉट, ठीक है। और कभी कभी हम इसकी यूनिट जो उसको किलोवाट में भी मेंशन कर देते हैं, और साथ ही साथ एक और यूनिट पॉपुलर है जो हम पावर के लिए यूटिलाइज करते हैं, दैट इज हार्स पावर। और ये हार्स पावर जो है दो डिफरेंट कह सकते हैं कि सिस्टम्स में अलग अलग दी जाती है। जैसे मीट्रिक सिस्टम की बात करें तो वहां पे 1 हार्स पावर जो होता है दैट इज 735.75 वॉट होता है,
और ब्रिटिश यूनिट में बात करें तो 1 HP इक्वल टू जो होता है वो 745.8 वाट होता है। नॉर्मली इस वैल्यू को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कभी कभी हम इसको 746 वाट भी ले लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर करके। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू मान लो कहीं पे भी अगर हमें पावर यूटिलाइज करनी है वो हमारे पास वाट में गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है हमें हॉर्स पावर में, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। एग्जैक्टली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है, मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मे बी स्टेटेड एज द वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 0 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब हमने फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा और किसी पर्टिकुलर टाइम स्टेट के बाद इसकी वेलोसिटी v है, तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वहां से हम इसी प्रिंसिपल को हम बात करते हैं, दैट दिस वन इज नोन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंपली वर्क डन हमने लिखा है, बट दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी सिस्टम पर लग रहे होंगे, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं दैट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन को वर्क एनर्जी इक्वेशन भी बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको वर्क एनर्जी मेथड भी बोलते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये 3-4 टर्म्स जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, तो काइनेटिक्स की प्रॉब्लम हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कंपैरेटिवली डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल या कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ को यूज किए बगैर, ठीक है। स्पेशली हम इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें वेलोसिटी स्पेशली पता करनी है और डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है ये, और आसानी से आप देखेंगे कितनी जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाता है। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे दैट अ ब्लॉक वेइंग 2500 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट गिवन है आपको दैट इज 2500 न्यूटन, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि वो रफ सरफेस है, क्या वैल्यू दी है उसके लिए 0.20। दिस ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स, और एक फोर्स उस पे लगा है जो उसको पुल कर रहा है, ध्यान रखिएगा दिस इज अ पुल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो भी हॉरिजॉन्टली ना होगी, क्या है, एक एंगल पे लगा हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल, जो कि एंगल कितना है 30। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट मूव्स 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर चलने के बाद में उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। इफ द फोर्स ऑफ द 1000 न्यूटन इज रिमूव्ड देन हाउ मच फर्दर विल इट मूव, और हमें बताना है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे बात करा कि 30 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बताना है। साथ ही साथ जैसे 30 मीटर वो कवर कर ले रहा है, वहां से हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, उसको हमने वहां से रिमूव कर दिया, यानी कि 1000 न्यूटन के फोर्स को हटा दिया। तो उस केस में वो कितनी दूर तक जाके, मतलब कितनी दूर तक मूव कर सकता है, उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड केस है, अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यूज वर्क एनर्जी मेथड, यानी कि ये प्रॉब्लम आपके पास कंस्टेंट है, अगर एग्जाम में इस तरीके से लेके आता है तो आपको वर्क एनर्जी मेथड ही यूटिलाइज करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आप डीएलएम्बर्ट्स या न्यूटन सेकंड लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ये ब्लॉक है, हमने बोला इनिशियल इसकी पोजीशन ये है जहाँ पे रेस्ट पे था, पी का फोर्स हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री, और सपोज करो कि वो हमारे पास 30 मीटर चलने के बाद किसी पॉइंट बी पर पहुंचा और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v1 है, तो ये v1 हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम A से लेके B के बीच में किसी भी प्लेस पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें ब्लॉक का, तो मैंने ये साइड में ड्रॉ कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले W का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन ग्राउंड से, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स P जो कि हमारा इंक्लाइंड फोर्स P हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे थीटा बोला है हमने, थीटा में 30 डिग्री गिवन है। और जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये F की वैल्यू भी हमें पता करनी होगी, यहाँ पे F कितना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो F का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, F cos 30 या F cos थीटा, वही क्या करेगा, इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो वर्क की बात करेंगे वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसी डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे उन्हीं को लेके हम वर्क की बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है,
तो वहां पे हम वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस के थ्रू जो कह सकते हैं कि वर्क डन होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, कोई मोशन नहीं है। क्यों हमें जरूरत है? क्योंकि हमें आर कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन दैट आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी ग्राउंड से वो आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट म्यू इनटू आर। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है और आपकी वैल्यू सॉल्व करने पे आपको 400 न्यूटन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो इसे वर्क डन प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट इज एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, और ये फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन एफ का जो डायरेक्शन है वो हमारा इन द सेम डायरेक्शन है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एफ का जो फ्रिक्शन फोर्स उसका डायरेक्शन क्या है? रिवर्स, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन अगर हमने इस डायरेक्शन में इसके थ्रू पॉजिटिव लिया है तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या आप सिंपली वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले केस में कॉस थीटा 0 और दूसरे केस में थीटा जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 180। तो जब कॉस 180 की बात करेंगे तो वहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, और पुट करेंगे तो आपको अगेन यही चीज यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि कोई भी फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं उसके वर्क डन को लेके, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर लगा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। तो वही हमने यहाँ पे लिया है। फोर्स हमारे पास 1000 न्यूटन का कॉस 30 इंटू 30 माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? लेकिन ये 30 है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क जो है उसके ऊपर जो हमारा एक्ट हो रहा होगा बाय द फोर्सेस, ये वैल्यू। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इनिशियल वैल्यू 0 है वेलोसिटी की, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमने क्या अज्यूम करी है? v1, जो कि बी पॉइंट पर हमने अज्यूम की थी। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू तो आपको बी की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 10.47 मीटर पर सेकेंड। और अगर यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो हमसे दूसरा पार्ट पूछा गया है कि अगर हम ये 1000 न्यूटन का फोर्स इसमें से हटा दें तो ये कितनी दूर जाके आगे रुकेगा। ठीक है, या कह सकते हैं हाँ, तो इन्होंने पूछा कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा। अब ये डिस्टेंस आगे जाके रुकेगा क्यों? जाहिर सी बात है कि जब हम Fp का फोर्स यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स बचेगा जो ब्लॉक के ऊपर ऐड कर रहा होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा? उसको एक तरीके से रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसमें से ब्लॉक आगे जाके कुछ अपना रुक जाएगा। जैसे सिंपली अगर हम जमीन के ऊपर कोई भी एक सिंपल कह सकते हैं बॉल को भी अगर ड्रॉप करें तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाएगी डेफिनेटली, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो वहां पे ऐड कर रहा होगा। अगर कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स हम उसके मोशन के डायरेक्शन में नहीं लगाएं तो सिंपली यहाँ पे जो हम वर्क डन की बात करेंगे दैट इज बाय द फ्रिक्शन फोर्स। कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स 400 इंटू एस, और ये हमारे पास हाफ एम हो गया मास ऑफ द ब्लॉक, और दिस इज डेल्टा वी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, चेंज इन जो हमारे पास दोनों टर्म्स होते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनली जाके ब्लॉक रुक रहा है तो दिस इज 0 स्क्वायर माइनस, और बी पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं फोर्स हटा रहे हैं तो उस टाइम पे वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी थी, दिस इज 10.47 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी कि बी पॉइंट के बाद हम जब फोर्स को वहां से हटा देंगे, जो पी का फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है, तो वो इतने डिस्टेंस मूव करके आगे की तरफ जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। आगे की क्लास में हम और थोड़े से डिफिकल्ट टेबल्स के न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।